नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की और इस दौरान कहा है कि जिन जिलों में कोविड के एक भी केस नहीं, वहां 26 जुलाई से 11वीं 12वीं की कक्षाएं एक बार फिर शुरू की जा सकती हैं। ये भी साफ कर दिया कि इस पर जो अंतिम फैसला होगा वो क्राइसिस कमेटी लेगी। उन्होंने प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर को इस बाबत निर्देश दिया कि आपसी विचार विमर्श करें और इसके बाद स्कूल खोलने पर अपना कोई निर्णय लें। 50% क्षमता के साथ कक्षाओं के संचालन की बात कही गई है। साथ ही अधिक संक्रमण वाले देशों के साथ केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर नजर रखने को भी कहा है। तो क्या मध्य प्रदेश में स्कूल खोलेंगे, इस सवाल को बार बार पूछा जा रहा था। निजी स्कूल इस मांग पर डटे हुए थे कि जब मॉल से लेकर बाजार सब खुल चुके हैं तो फिर बच्चों के लिए स्कूल क्यों बंद हैं। इस मांग पर सरकार ने विचार किया। पिछले दिनों कहा था कि किस तरह स्कूल खोलना है, इस पर रणनीति बनी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्राइसिस ग्रुप अंतिम फैसला करेंगे कि जिलों में स्कूल खुले या नहीं। प्यारे बच्चों को एक बार फिर से आशीर्वाद देता हूं, उनके अभिभावकों को धन्यवाद देता हूं कि वो उनकी चिंता कर रहे हैं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सबके परिश्रम के कारण ये बच्चे न केवल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों का सहारा बनी है। सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चे के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी, जिसमें सिंगल क्लिक के द्वारा 328 बाल हितग्राहियों को 5,000 रुपये मासिक के हिसाब से आर्थिक मदद और स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 223 हितग्राहियों को 2,000 रुपये की मासिक सहायता दी गई। उन्होंने कोविड काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों से वर्चुअल संवाद किया। दरअसल कोरोना के चलते कई बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। सरकार ने ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की। कोरोना से अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये आर्थिक सहायता के साथ निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क राशन, सुरक्षित आवास, इन सब की सुविधा दी जा रही है। चित्रकूट में आरएसएस की बैठक में फैसलों को जमीन पर उतारने की कवायद भी अब दिखती है। चित्रकूट एजेंडा लागू करने के लिए मैदानी पदाधिकारियों को जवाबदारी सौंपी जाएगी और इसको लेकर 21 जुलाई को विदिशा में मध्य भारत प्रांत की महत्वपूर्ण बैठक है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्पुते की मौजूदगी में होने वाली इस मीटिंग में चित्रकूट एजेंडा के क्रियान्वयन और समयबद्ध कार्य योजना पर लंबी चर्चा होगी। दरअसल चित्रकूट बैठक में संघ की शाखाओं से लेकर कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में जरूरी तैयारियों और सेवा कार्य शुरू करने का फैसला पहले हो चुका है। प्रचारकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए जाने की चर्चा है। ये संभावना है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता शामिल हो सकते हैं। बीजेपी इस बैठक को रूटीन बताती है, जबकि कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। संघ परिवार हमारा विचार परिवार है। हमारा मंथन लगातार ही चलता रहता है। कैसे हम सेवा कार्य करें, हमें कैसे सबको मिलकर कार्य करना है, उस पर लगातार बैठकें चलती भी रहती है। ये हमारी निरंतर की प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश उनकी जो है धर्मशाला है और लेबोरेटरी है, तो मध्य प्रदेश में सक्रियता उनकी है। क्या चिंतन करते हैं, क्या मनन करते हैं, पता नहीं। देश की परिस्थितियों में तो कोई उनकी हिस्सेदारी दिखाई नहीं पड़ती। बस बैठक, भोजन और विश्राम, मनन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल समेत पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ के राशन घोटाले के आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि सरकार ने गरीबों को निःशुल्क 5 महीने का राशन देने का फैसला किया। उसमें गरीबों को या तो राशन मिला ही नहीं या फिर कम मिला है। पोर्टल पर राशन पूरा बंटना बताया गया। दिग्विजय सिंह ने भोपाल की बैरसिया तहसील के 5 गांव में इस मामले की पड़ताल की और इसका एक प्रेजेंटेशन मीडिया को दिखाया। योजना के हितग्राहियों को सामने भी लेकर आए। दिग्विजय सिंह ने राशन घोटाले की एसआईटी से जांच कराने और दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले को राज्यसभा में उठाने की बात भी कही है। इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए और
उसको ये काम सौंपा जाए और खाद्य विभाग के पूरे अधिकारी जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, जो दुकानदार हैं उन पर, फूड इंस्पेक्टर, फूड ऑफिसर, इन सब पर इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के साथ साथ आने वाले उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में क्या रणनीति पार्टी की होगी, इस पर बातचीत की गई। इस दौरान 6 जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों के साथ 1-to-1 मुलाकात की। जिला अध्यक्षों ने अपने जिले में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े दिए। महंगाई को लेकर विरोध पर रणनीति बनी है। कांग्रेस की बैठक पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आने वाले 15 दिन में संगठन को लेकर बड़े फैसले होने हैं। उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं की ड्यूटी तय होगी। मिशन 2023 के लिए ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर्स और छोटे स्तर पर समितियां बनेंगी ताकि प्रभावी तौर पर जनता तक पहुंच सकें। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग किया जा रहा है। सेकंड लाइन के हाथों में कमान दी जानी चाहिए। बैठकें 2023 के चुनाव के लिए भी हैं। हम अपने हर क्षेत्र में बूथ तक पहुंचना चाहते हैं, हर विधानसभा के बूथ तक, बूथ, सेक्टर, मंडलम। हम बड़े बड़े जो हमारे ब्लॉक हैं उनको छोटा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग किया जा रहा है, ये तय हो गया है। तो अब जो नई बॉडी बनेगी वही मजबूत ढांचा बने अभी से। मैंने बार बार कहा कि सेकंड लाइन के हाथों में कमान दी जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कमलनाथ ही हमारे अध्यक्ष हैं और रहेंगे। वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं और अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बनेंगे। जयवर्धन सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के कल के बयान पर जब सवाल पूछा तो उसको उन्होंने टाल दिया। कहा कि इस बारे में कमलनाथ ही बताएंगे। हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, रहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ जी हैं, रहेंगे। अगले मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी बनेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर कुछ जो सुझाव अब ये कमलनाथ जी बताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की किताब का विमोचन किया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की ये किताब पर्यावरण पर बेस्ड है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण मेरा पसंदीदा विषय है। बक्सवाहा में जंगल की कटाई हो रही है और उसको लेकर लोग मेरे पास आए। इस दौरान कमलनाथ ने मजाक के लहजे में यह भी कहा कि ये किताब दिग्विजय सिंह पर लिखी होती तो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब होती। मैंने सोचा है मैंने किताब दिग्विजय सिंह जी पर लिखी होगी और इनकी किताब दिग्विजय सिंह पर होती तो वो नेशनल बेस्ट सेलर होती। जब मुझे पता चला कि ये तो पर्यावरण पर है, मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मेरा बहुत लगाव और जुड़ा रहा। प्रभारी मंत्री बनने के बाद प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार डिंडौरी पहुंचे और वहां पर उनको कांग्रेसियों का विरोध झेलना पड़ा। मॉडल कॉलेज भवन का लोकार्पण करने के बाद प्रभारी मंत्री का काफिला लौट रहा था और तभी डिंडौरी विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने काफिले को रोकने की कोशिश की, मंत्री जी से मिलने की बात की, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम को वहां से हटा दिया। विरोध के कुछ घंटे बाद पूर्व मंत्री और प्रभारी मंत्री गले मिलते नजर आए। भूमि पूजन कर रहा मेरे क्षेत्र में, मुझे भी तो बात जानकारी होना चाहिए। जैसे ही मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया तो मंत्री जी का काफिला आ रहा था तो मैं रुका कि मंत्री जी से मिल लूं, तो पुलिस उठा करके मुझे फेंक दिया। मंत्री जी से मुझे मिलने नहीं दिया, पुलिस उठा करके फेंक दिया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप कलेक्ट्रेट में आकर के मिले। कलेक्ट्रेट में मैं कलेक्टर साहब से मिलने जाऊंगा। विधायक जी हमारे साथी भी है और ये बात सत्य है कि हमारे लिए सभी लोकतंत्र में समान रूप से जो सदस्य गणमान्य विधानसभा के बराबरी के रहते हैं। लोकतंत्र में सरकार किसी की बने लेकिन सबको साथ चलना चाहिए और इसलिए हमने सम्मान के साथ सबको, जो मैंने शिलान्यास का पत्थर हटाया है उसमें सबको स्थान भी दिया है। मध्य प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली और किसानों को खेती के लिए 10 घंटे बिजली देने का दावा करती है, लेकिन खुद सत्ताधारी दल के विधायक नारायण त्रिपाठी इस दावे को झुठला रहे हैं।
उन्होंने विंध्य क्षेत्र के जिलों में अघोषित बिजली कटौती और किसानों को 2 से 4 घंटे बिजली मिलने की बात कही। इस पर भी भारी भरकम बिल दिए जाने के खिलाफ नारायण त्रिपाठी ने विंध्य क्षेत्र में आंदोलन छेड़ दिया। चेतावनी दी कि बिजली की समस्या दूर नहीं होती तो वो रीवा शहडोल संभाग में बिजली के बिलों की अदायगी बंद करवा देंगे। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने इसी सिलसिले में जबलपुर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी से मुलाकात की। इस पर अधिकारी ने व्यवस्थाएं जल्द सुधारने का भरोसा दिया है। 24 घंटा बिजली के बजाय 10 घंटे की घोषणा की गई कि किसान को 10 घंटा बिजली मिलेगी, तो किसान को 1 दिन बाद, 2 दिन बाद 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटा बिजली मिलती है। घरेलू कनेक्शन धारियों को अघोषित बिजली कटौती 24 घंटे में 12 घंटे होती है। यहाँ विधायक नारायण त्रिपाठी जी अभी मिलने आए थे। उनका एक ज्ञापन था उनके क्षेत्र के कुछ बिजली की समस्याओं को लेके एंड उनसे विस्तृत चर्चा हुई। उनके यहाँ के जो कोई एग्रीकल्चर एरियाज़ में जो भी इशू हैं या फिर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हैं या बिल से रिलेटेड हैं, इनके बारे में डिस्कशन हुआ है। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के साथ सेल्फी लेना है तो 100 रुपये लगेंगे। मंत्री उषा ठाकुर ने अपने साथ सेल्फी लेने के लिए अब फीस तय कर दी है। मंत्री उषा ठाकुर का यह कहना है कि सेल्फी के चक्कर में उनका वक्त बर्बाद होता है। कई बार सेल्फी के कारण वो लेट हो जाती हैं और इसीलिए संगठन की दृष्टि से ये विचार किया गया कि जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी लेगा वो 100 रुपये कोष अध्यक्ष के पास जमा कराएगा ताकि ये राशि संगठन के काम तो आ पाए। उषा ठाकुर खंडवा दौरे पर पहुंची थी और बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बुके की जगह बुक यानी किताब देकर सम्मान कीजिए ताकि वो किसी के काम तो आ सके। तो संगठनात्मक दृष्टि से ये विचार किया कि हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी है, मंडल कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष जी भी होते हैं, तो जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी खिंचाएगा वो 100 रुपये का शुल्क मंडल कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगा ताकि वो सब राशि संगठन के काम में ही आएगी। कोरोना की दूसरी लहर कंट्रोल होने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें खाली हैं जिन पर उपचुनाव होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खंडवा, बुरहानपुर, निवाड़ी, सतना और अलीराजपुर कलेक्टर को पत्र लिख दिया है और 3 साल से एक जगह जमे अधिकारियों को हटाए जाने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग की तैयारी शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस एक्शन मोड में दिखते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिया। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी क्षेत्रों में दौरे करना शुरू कर चुके हैं। खंडवा लोकसभा सीट सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर खाली हुई। कोरोना से निवाड़ी पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह और जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया, जबकि रैगांव से भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद सीटें खाली हुई हैं। हर क्षेत्र की मीटिंग ले रहे हैं। 1 लोकसभा 3 विधानसभा की लगभग तैयारी हमारी पूरी हो गई है। आज और कल में हम लोग किन किन लोगों की ड्यूटी किस विधानसभा में लगेगी उसका हमने चार्ट बना लिया है और वहाँ स्थापित कर दिए जाएंगे। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 4 राजनीति करने के लिए कांग्रेस को और भी तो फोरम है ना। कैसी राजनीति करती है? तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं। एक उनका नेता कब्रिस्तान पे जाके मुर्दों से बात करने लगता है। कभी 1 लाख से ऊपर मौतें हो जाती हैं तो लाशों की राजनीति होती है। ये तरीका गलत है कांग्रेस का, मैं अच्छा नहीं मानता इसको। कहीं भी किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए कुछ नया करना पड़े ऐसा नहीं है। हम हर समय तैयार रहते हैं और अभी भी हम तैयार हैं और सभी उपचुनाव भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का युवा मोर्चा काफी सक्रिय है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई का विरोध। कांग्रेस के यूथ विंग ने जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कोविड काल में भी युवा कांग्रेस ने बेहतर काम किया, लेकिन बीजेपी का युवा मोर्चा काफी सुस्त दिख रहा है। वैभव पवार को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बने लंबा अरसा हो गया, लेकिन वो अपनी प्रदेश की टीम तक बना नहीं पाए। सड़क पर बीजेवाईएम का संघर्ष कहीं दिखा नहीं। यही कारण है कि कांग्रेस को बीजेपी की यूथ विंग पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। बीजेपी अपनी यूथ विंग का बचाव करती नजर आई। हमारी युवक कांग्रेस बहुत सक्रिय है और धीरे धीरे और ताकतवर हो रही है। बीजेपी से आप बात करोगे तो अभी वो लंबी लंबी फेंकने लगेंगे और लेकिन हालत ये है
कि ना तो युवा मोर्चे का वो ढंग से गठन कर पा रहे हैं, ना उनके पास टीम है। नहीं रखा है। इस बार तो संगठन में भी हम लोगों ने सभी यूथ को, मंडल अध्यक्ष सभी यूथ को हमने जिले का अध्यक्ष बनाया है और यूथों को बनाने का हमारा ये भी टारगेट था कि वो पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को सीखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय कर दी। हालांकि निजी स्कूल हाल ही में अपनी हड़ताल सशर्त वापस ले चुके हैं, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि हड़ताल वापस लेने के लिए किसी भी शर्त को रखना गलत है, क्योंकि स्कूलों की हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल करना हाईकोर्ट के पूर्व आदेश की अवमानना है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोविड काल में स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने का आदेश सुनाया था, लेकिन मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों ने बीते दिनों स्कूल खोलने और ट्यूशन फीस बढ़ाने जैसी मांग को लेकर हड़ताल कर दी। इसके खिलाफ जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हड़ताल को अवैध करार देकर स्कूल पर कार्रवाई की मांग की गई। एक बात तो यह है कि प्राइवेट स्कूलों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, जो फीस तय की गई है वो हाईकोर्ट के आदेश के पालन में सरकार ने फीस तय की है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मुद्दे पर हड़ताल करना गैर कानूनी है और इस हड़ताल को तुरंत अवैध घोषित करके इस पर रोक लगाई जाए। उसी में आज माननीय न्यायालय उप महाधिवक्ता से को कहा है कि वो सरकार से निर्देश लेके 27 जुलाई को अपना पक्ष पर। ग्वालियर चंबल अंचल से 2 दिग्गज नेता देश का नेतृत्व कर रहे हैं। यहां की आवाम को भी अपने नेताओं से काफी उम्मीदें हैं। एयरपोर्ट विस्तार, नए एयरपोर्ट का मुद्दा काफी पुराना है। कई बैठकें हुई लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। मगर सिंधिया के हाथों नागरिक उड्डयन विभाग की कमान आते ही एक बार फिर उम्मीदों को पंख लगे हैं। अंचल के लोग सपनों की उड़ान भरने को बेताब हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनते ही ग्वालियर चंबल अंचल के सपनों को मानो पंख लगने वाले हों। 20 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर नए सिविल एयरपोर्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। मौजूदा एयरपोर्ट एयरफोर्स की सीमा में है, इसलिए फ्लाइट संचालन के लिए दूसरे एयरपोर्ट जैसी यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। फाइटर प्लेन की यहाँ हमेशा प्रैक्टिस होती रहती है। ऐसे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी नए एयरपोर्ट की डिमांड काफी समय से कर रहा है। सिंधिया के मंत्री बनने के बाद एक बार फिर टीम जमीन तलाशने के लिए ग्वालियर पहुंची। वो साडा की भी जगह दिखाई है, भितरवार एरिया में भी हम लोगों ने जगह दिखाई हुई है। तो अगर जहाँ पे भी अगर फिजिबिलिटी उसकी ठीक होगी वहाँ पे ग्रीनफील्ड ले सकते हैं। और एक्सटेंशन के लिए भी हम लोगों ने आज जगह दिखाई हुई है, आलू फॉर्म की भी जगह दिखाई हुई है। तो अगर एक्सटेंशन लेना होगा तो इस जगह पर लेंगे। उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि अब सिविल एयरपोर्ट ग्वालियर को मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और जब सिविल एयरपोर्ट ग्वालियर को मिल जाएगा तो ग्वालियर को पूरे देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी मिलेगी। इधर ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम मुआयना कर चुकी है। टीम ने यहां बाईं तरफ मौजूद 40 एकड़ जमीन पसंद की है, लेकिन दाईं तरफ मौजूद 25 एकड़ जमीन को रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में अब नए एयरपोर्ट पर ज्यादा फोकस है। इसके लिए घाटी गांव इलाके की जमीन देखने की भी योजना है। वहीं भीतरवार के करहिया और साडा में भी जमीन देखी गई है। पक्ष विपक्ष भी नए एयरपोर्ट को ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं। एयरफील्ड के 25-30 किलोमीटर के आसपास कोई नया एयर स्ट्रिप नहीं बनाई जाती, शायद इसलिए नहीं बना। अब करैया में स्थान की तलाश की जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। वो अगर प्रस्ताव होता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा टर्मिनल का विकास तो होना चाहिए, नया टर्मिनल बनना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए। ग्वालियर की जन भावनाएं हैं और कांग्रेस पार्टी भी अपेक्षा करती है कि सिंधिया जी इस अंचल की मांग को गंभीरता के साथ लेकर ग्वालियर में सिविल एयरपोर्ट की स्थापना कर उसका शुभारंभ करवाएं। एयरपोर्ट विस्तार और नए एयरपोर्ट को लेकर भले ही हलचल तेज हो गई हो, मगर उड़ान भरने के रास्ते इतने भी आसान नहीं है। कहीं वन विभाग तो कहीं एयरफोर्स की एनओसी समस्या बन सकती है। मगर केंद्र और राज्य के सियासी समीकरण देखकर लगता है कि हर बाधाओं को पार कर ग्वालियर जल्द सपनों की उड़ान भरेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।